हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बीए फोर्थ सेमेस्टर की इस जर्नी में आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न बन रहे हैं उनको, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट फर्स्ट है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूनिट वाइज तैयार किए गए हैं और ये पार्ट फर्स्ट है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक ये विनती है कि आप इन वीडियोस को यूनिट वाइज ही देखें। पार्ट फर्स्ट के बाद ही आप पार्ट सेकंड देखें, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने आपके लिए यूनिट वाइज तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पार्ट सेकंड को देखेंगे तो आपको अगर आप पार्ट फर्स्ट देखे बिना पार्ट सेकंड को देखेंगे तो आपको पार्ट सेकंड समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप पार्ट फर्स्ट को देखें, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने अभी तक जियोग्राफी के अलावा बीए फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, सोशोलॉजी, हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो का पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप उन सभी वीडियोज़ को हमारे चैनल के नेम से सर्च करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं ना, उनसे देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, वो वीडियोज़ देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वीडियो की तरह। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे आप, अगर आप रियल में ही अच्छे स्कोर या टॉपर बनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही मिलेंगे, तो प्लीज़ नोटबुक और पेन लेकर बैठें। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर बीए से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेबस एंड मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये छोटा सा काम हमारे लिए कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल का जन्मदाता कौन है। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है वो सभी सब्जेक्ट में कॉमन है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का जन्मदाता कौन है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसका जन्मदाता कौन है, सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसका जन्मदाता कौन है। तो फ्रेंड्स, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट का पिता पता होना चाहिए। फादर ऑफ उस सब्जेक्ट का आपको पिता पता होना चाहिए। जैसे कि अब आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको उसका फादर पता होना चाहिए। तो आइए इसके राइट आंसर को ऑप्शन को पढ़कर पता करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें इरेटोस्थनीज। तो फ्रेंड्स, आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इरेटोस्थनीज। सेकंड ऑप्शन है कार्ल रिटर। थर्ड ऑप्शन है आपका कुमारी एलन सैम्पल। फोर्थ ऑप्शन है आपका ब्लास। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चनों में से, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इन क्वेश्चनों में से आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर पता हों तो आप उन्हें कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले आप कितनी प्रिपेयर करने हैं अपने एग्ज़ाम की। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली पता होगा। तो इसका राइट आंसर है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन यह है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि किसने नापी। तो इरेटोस्थनीज विद्वान भूगोलवेत्ता ने ही मापी थी, इसीलिए उनको भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भूगोल की कितनी शाखा हैं। ऑप्शन है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3 और लास्ट है 4। तो भूगोल की कितनी शाखा हैं, 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 है
भूगोल की शाखा कितनी है? 2। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका कि आपका क्वेश्चन है थर्ड के आर्थिक भूगोल का जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट का टाइटल है बीए फोर्थ सेमेस्टर में जियोग्राफी का टाइटल नेम है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो अब आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर में यह पता होना चाहिए कि आर्थिक भूगोल का जनक कौन है। वो इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। आइए ऑप्शन को पढ़कर इसका राइट आंसर पता करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज चिसोल्म, सेकंड ऑप्शन में है रैटजेल, थर्ड ऑप्शन है कार्ल रेटर, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ सेमेस्टर कहते कहते फोर ऑप्शन भी नहीं आ रहा, मुँह से निकल रहा, फोर्थ सेमेस्टर निकल गया। तो 4 ऑप्शन है आपका कुमारी एलन सैम्पल। आई थिंक आपको इसका राइट आंसर पता होगा क्योंकि आप इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर में। तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज चिसोल्म। आर्थिक भूगोल का जनक कौन है? जॉर्ज चिसोल्म। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है चिसोल्म, ऑप्शन 2 है शॉ, ऑप्शन 3 है मर्फी, ऑप्शन 4 है बेगस्टन एवं वान रेयन। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है शॉ। कौन है? शॉ भूगोलवेत्ता ने वर्ल्ड इकोनॉमिक जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन नंबर 2 है आर्थिक क्रियाओं का स्थानीय वितरण, ऑप्शन नंबर 3 है आर्थिक विवादों का निवारण, ऑप्शन नंबर 4 है आर्थिक संसाधनों का वितरण। तो आइए जानते हैं आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से किस कथन का अध्ययन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है आपका आर्थिक विवादों का निवारण। इसका इसमें अध्ययन नहीं होता। किसका? आर्थिक विवादों का निवारण। अगला क्वेश्चन है आपका कि जियोग्राफिक डैश वेल्थ थंडल्स पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है एंड्री गोड्जने, चिसोल्म ने, द्वित वेक ने। तो इसका राइट आंसर है कि जियोग्राफी डैश वेल्थेंडल्स पुस्तक एंड्री महोदय ने लिखी है। किसने लिखी है? एंड्री भूगोलवेत्ता ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक भूगोल के निम्न में से किस क्षेत्र में अनेक भारतीय भूगोल वेत्ताओं का ध्यान सर्वप्रथम आकर्षित किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मनोरंजन भूगोल, ऑप्शन नंबर 2 है कृषि भूगोल, ऑप्शन नंबर 3 है सांख्यिकीय भूगोल, ऑप्शन नंबर 4 है औद्योगिक भूगोल। तो इसका राइट आंसर है कृषि भूगोल ने आर्थिक भूगोल के क्षेत्र है ये कृषि भूगोल। तो जो भारतीय भूगोलवेत्ता हैं उनका ध्यान सर्वप्रथम कृषि भूगोल पर आकर्षित हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 2 है मानवीय संसाधनों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 3 है प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 है आर्थिक क्रिया का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर आइए जानते हैं क्या है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है?
तो इसका राइट आंसर है प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन। प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन आर्थिक भूगोल में नहीं किया जाता है। मानवीय संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बट प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन इज नॉट अलाउड इन इकोनॉमिक जियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र निम्नलिखित के अध्ययन को सम्मिलित नहीं करता। आइए जानते हैं किसके अध्ययन को आर्थिक भूगोल अपने में सम्मिलित नहीं करता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मृदा का वितरण, ऑप्शन नंबर 2 है जनसंख्या वितरण, ऑप्शन नंबर 3 है वन, ऑप्शन नंबर 4 है परिवहन। तो आइए जानते हैं आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण इज नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। मृदा का वितरण ये भी पार्ट है इसका अध्ययन किया जाता है, वन का अध्ययन किया जाता है, परिवहन का अध्ययन किया जाता है, बट जनसंख्या वितरण का अध्ययन नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके विनिमय एवं स्थानांतरण पर प्रभाव डालती हैं। उक्त कथन किस भूगोलविद का है। आइए जानते हैं किसका यह कथन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चिसोल्म, ऑप्शन नंबर 2 है गोत्ज, ऑप्शन नंबर 3 है बैक्सटन, ऑप्शन नंबर 4 है ड्रैगन ब्लड। तो ये जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यह कथन चिसोल्म महोदय का है। चिसोल्म महोदय का कहना है कि चिसोल्म भूगोलवेत्ता का कहना है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उसके विनिमय एवं स्थानांतरण पर प्रभाव डालती हैं। आई होप आपने इन क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधि नहीं है। आइए जानते हैं क्या आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधि नहीं है इन ऑप्शनों में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वस्तुगत उपागम, ऑप्शन नंबर 2 है सैद्धांतिक उपागम, ऑप्शन नंबर 3 है प्रादेशिक उपागम, ऑप्शन नंबर 4 है व्यावहारिक उपागम। तो इसका राइट आंसर है व्यावहारिक उपागम। यह आर्थिक भूगोल की अध्ययन की विधि नहीं है। प्रादेशिक उपागम, सैद्धांतिक उपागम, वस्तुगत उपागम ये तीनों अध्ययन विधि हैं आर्थिक भूगोल की, बट व्यवहारिक उपागम यह अध्ययन विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, आर्थिक भूगोल का अंग नहीं है। आइए जानते हैं ऑप्शन क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका संसाधन भूगोल, ऑप्शन नंबर 2 है कृषि भूगोल, ऑप्शन नंबर 3 है औद्योगिक भूगोल, ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरण भूगोल। तो इसका राइट आंसर है कि आर्थिक भूगोल का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आर्थिक भूगोल का अंग नहीं है पर्यावरण भूगोल। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल यह अंग हैं आर्थिक भूगोल के, बट पर्यावरण भूगोल अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय वितरण, ऑप्शन नंबर 2 है आर्थिक भूदृश्य, ऑप्शन नंबर 3 है जनसांख्यिकीय विशेषताएं, ऑप्शन नंबर 4 है स्थानीय संगठन। तो इसका राइट आंसर है जनसांख्यिकीय विशेषताएं। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में जनसांख्यिकीय विशेषताओं का उल्लेख नहीं मिलता है। आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय वितरण मिलता है, भूदृश्य मिलता है, आर्थिक भूदृश्य मिलता है, स्थानीय संगठन मिलता है, बट जनसांख्यिकीय विशेषताओं का अध्ययन नहीं मिलता। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर 2 है मानवीय संसाधन, ऑप्शन नंबर 3 है आर्थिक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक संगठन। तो आइए जानते हैं आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक संगठन आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। आर्थिक क्रियाएं आती हैं, मानवीय संसाधन आते हैं, प्राकृतिक संसाधन आते हैं, बट सामाजिक संगठन इज नॉट अलाउड इन इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिस्ममैन, ऑप्शन नंबर 2 है चिसोल्म, ऑप्शन नंबर 3 है डेडली स्टम्प, ऑप्शन नंबर 4 है वान रेन। तो इसका राइट आंसर है चिसोल्म। चिसोल्म ही आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मानव भूगोल, ऑप्शन नंबर 2 है भौतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर 3 है नगरीय भूगोल, ऑप्शन नंबर 4 है राजनीतिक भूगोल। तो ये जानते हैं आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। इसका राइट आंसर है आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। अगला क्वेश्चन है आपका आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर 2 है मानव आर्थिक, ऑप्शन नंबर 4 है क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है। आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु है प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु है। अगला क्वेश्चन है आपका कि तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ था। आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम विकास किस रूप में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संसाधन भूगोल, ऑप्शन नंबर सेकंड है मानव भूगोल, ऑप्शन नंबर 3 है वाणिज्यिक भूगोल, ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक भूगोल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कि आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम वाणिज्यिक भूगोल के रूप में हुआ था। किस रूप में हुआ था? वाणिज्यिक भूगोल के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर 2 है मानव, ऑप्शन नंबर 3 है आर्थिक क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ये आइए जानते हैं आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है। तो इसका राइट आंसर है आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक भूगोल का विकास वाणिज्यिक भूगोल के रूप में 1862 सन में प्रकाशित पुस्तक वेल्थ एंड डेल ऑफ से माना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर बुक के नेम में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स इस बुक का नाम है कि जियोग्राफिक डैश वेल्थ हैंडल्स। क्या है? जियोग्राफिक डैश वेल्थ हैंडल्स से माना जाता है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रसेल स्मिथ, ऑप्शन नंबर सेकंड है चिसोल्म और ऑप्शन नंबर 3 है एंड्री, ऑप्शन नंबर 4 है वुड्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंड्री। क्या है? एंड्री महोदय ने, एंड्री भूगोलविद्ता ने जियोग्राफिक डैश वेल्थ हैंडल्स पुस्तक की रचना की है।
तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता तथा विषमता का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो आइए जानते हैं इस परिभाषा को किसने दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है C.F. जोन्स ने। ऑप्शन नंबर 2 है R.E. मार्फिन ने। ऑप्शन नंबर 3 है हॉट शोने ने। ऑप्शन नंबर 4 है D.M. स्मिथ ने। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है R.E. मर्फी ने। R.E. मर्फी का मानना है कि आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता तथा विषमता का अध्ययन करता है। यह परिभाषा R.E. मर्फी महोदय ने दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शामिल है? आपको इन तथ्यों में से जानना है कि कौन सा तथ्य शामिल है और इन चारों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन होगा जो शामिल होगा, या फिर नीचे आपको ऑप्शन उपयुक्त तो सभी भी देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह आर्थिक क्रिया और उनके जीविकोपार्जन का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 2 है कि यह मानव के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 3 है यह विश्व के विभिन्न भागों से मिलने वाली आर्थिक क्रियाकलापों के उत्पादन का वितरण है। और ऑप्शन नंबर 4 है कि उपभोग, वाणिज्य तथा परिवहन का अध्ययन है। तो आइए जानते हैं कौन सा तथ्य इसमें शामिल है। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स आर्थिक भूगोल में यह सभी तथ्य शामिल होते हैं। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कृषि भूगोल। ऑप्शन नंबर 2 है औद्योगिक भूगोल। ऑप्शन नंबर 3 है अधिवास भूगोल। ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरण भूगोल। तो आइए जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शाखा आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है अधिवास भूगोल। आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है अधिवास भूगोल। आर्थिक भूगोल से कृषि भूगोल संबंधित है। आर्थिक भूगोल से औद्योगिक भूगोल संबंधित है। आर्थिक भूगोल से पर्यावरण भूगोल संबंधित है, बट अधिवास भूगोल संबंधित नहीं है। बट अधिवास भूगोल इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक जियोग्राफी। अगला प्रश्न है आपका कि आर्थिक भूगोल का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संसाधन भूगोल। ऑप्शन नंबर 2 है कृषि भूगोल। ऑप्शन नंबर 3 है औद्योगिक भूगोल। ऑप्शन नंबर 4 है मृदा भूगोल। तो आइए जानते हैं आर्थिक भूगोल का निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है पर्यावरण भूगोल। बट फ्रेंड्स इसमें पर्यावरण भूगोल ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इसकी जगह मृदा भूगोल की जगह आप पर्यावरण भूगोल कर लें। क्या पर्यावरण भूगोल आर्थिक भूगोल का अंग नहीं है। आइए जानते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रेशम उत्पादन। ऑप्शन नंबर 2 है अंगूरों का उत्पादन। ऑप्शन नंबर 3 है फल व सब्जी उत्पादन। ऑप्शन नंबर 4 है विपणनी
विपणन, बागवानी। तो ये जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर है फल व सब्जी उत्पादन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। क्या है? फल व सब्जी उत्पादन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि किस कृषि में भूमि के एक भाग से एक वर्ष में अनेक फसलें प्राप्त की जाती हैं। आइए जानते हैं किस भाग में एक वर्ष में अनेक फसलें प्राप्त की जाती हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चलवासी कृषि, ऑप्शन नंबर 2 है व्यापारिक कृषि, ऑप्शन नंबर 3 है गहन निर्वाहक कृषि, ऑप्शन नंबर 4 है विस्तृत कृषि। तो इसका राइट आंसर है कि किस भूमि में यानी भूमि के किस भाग में वर्ष में अनेक फसलें प्राप्त की जाती हैं या फिर प्राप्त करी जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर है गहन निर्वाहक कृषि। क्या है? गहन निर्वाहक कृषि में एक वर्ष में कई फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निर्वाहक कृषि में चावल प्रधान कृषि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निर्वाहक कृषि में चावल प्रधान कृषि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सावाहक कृषि, ऑप्शन नंबर सेकंड है शुष्क कृषि, ऑप्शन नंबर 3 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सावाहक कृषि। निर्वाहक कृषि में चावल प्रधान कृषि को क्या कहा जाता है? सावाहक कृषि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डिडले स्टाम्प, ऑप्शन नंबर सेकंड है वॉन थ्यूएन, ऑप्शन नंबर 3 है सैम्पल और ऑप्शन नंबर 4 है हिटलसी। तो इसका राइट आंसर है सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण डी हिटलसी नामक भूगोलवेत्ता ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि डी हिटलसी द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक कृषि वर्गीकरण भिन्नता के 4 प्रधान आयामों पर आधारित था, जिनमें 3 आयाम थे। पहला था तीव्रता, दूसरा था व्यापारिकता, तीसरा था गतिशीलता। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इसका चौथा आयाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विपणनता, ऑप्शन नंबर सेकंड है शस्त्र विशिष्टता, ऑप्शन नंबर 3 है यंत्रीकरण, ऑप्शन नंबर 4 है शस्त्र उत्पादकता। तो इसका राइट आंसर है यंत्रीकरण। क्या है इसका राइट आंसर? यंत्रीकरण चौथा आयाम था। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चिसोल्म, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोशॉ, ऑप्शन नंबर 3 है गेट्स, ऑप्शन नंबर 4 है डेविस। तो इसका राइट आंसर है कि आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है कौन सा विद्वान। तो आइए जानते हैं आर्थिक भूगोल से निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डेविस। डेविस महोदय आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चाइना, ऑप्शन नंबर 2 है यूएसए, ऑप्शन नंबर 4 है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 4 है रशिया। तो इसका राइट आंसर है चाइना। चाइना में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के निम्न में से किस क्षेत्र में अनेक भारतीय भूगोलवेत्ताओं का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया। तो ऑप्शनों को पढ़कर इसका राइट आंसर पता करते हैं।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सांख्यिकीय भूगोल, ऑप्शन नंबर 2 है औद्योगिक भूगोल, ऑप्शन नंबर 3 है मनोरंजन भूगोल, ऑप्शन नंबर 4 है कृषि भूगोल। तो इसका राइट आंसर है कृषि भूगोल ने सर्वप्रथम इंडिया के जो भूगोलवेत्ता हैं उनका ध्यान आकर्षित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शनों को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 2 है मानवीय संसाधनों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 3 है प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। तो आइए जानते हैं आर्थिक भूगोल के जो विषय क्षेत्र है उसमें सम्मिलित क्या नहीं है। तो आइए जानते हैं, इसका राइट आंसर है प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र निम्नलिखित के अध्ययन को सम्मिलित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मृदा का वितरण, ऑप्शन नंबर 2 है जनसंख्या वितरण, ऑप्शन नंबर 3 है वन। तो आइए जानते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को पढ़कर इसका राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 4 है परिवहन। और इसमें पूछा क्या गया है कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र निम्नलिखित के अध्ययन को सम्मिलित नहीं करता। तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या वितरण के अध्ययन को इसमें सम्मिलित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके विनिमय एवं स्थानांतरण पर प्रभाव डालती हैं। यह कथन किस भूगोलविद का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेगस्टन, ऑप्शन नंबर 2 है डार्कनवॉल्ड, ऑप्शन नंबर 3 है चिशोल्म, ऑप्शन नंबर 4 है गोल्ड। तो इसका राइट आंसर है चिशोल्म महोदय का यह कहना है। किसका? चिशोल्म भूगोलवेत्ता का। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वस्तुगत उपागम, ऑप्शन नंबर 2 है प्रादेशिक उपागम, ऑप्शन नंबर 3 है सैद्धांतिक उपागम, ऑप्शन नंबर 4 है व्यवहारिक उपागम। तो इसमें क्या पूछा गया है कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर है व्यवहारिक उपागम आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधि नहीं है। वस्तुगत उपागम, प्रादेशिक उपागम, सैद्धांतिक उपागम आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधि है, बट व्यवहारिक उपागम आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रेशम उत्पादन, ऑप्शन नंबर 2 है अंगूरों का उत्पादन, ऑप्शन नंबर 3 है फल व सब्जी का उत्पादन, ऑप्शन नंबर 4 है विपणनी बागवानी। तो इसका राइट आंसर है फल व सब्जी का उत्पादन। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? फल व सब्जी उत्पादन। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व में नगरों के निर्धारण हेतु देशों की जनसंख्या कितनी बताई गई है। तो नीचे दिया गया है देश का नाम और व्यक्तियों की संख्या, यानी किस देश में कितने व्यक्ति होनी चाहिए, किस देश में कितने व्यक्ति होने चाहिए तब उसको देश कहा जाएगा। तो भारत में 5000 व्यक्ति होने चाहिए तब उसे देश कहा जाएगा। डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड इसका क्वेश्चन इस तरह है कि विश्व में नगरों के यानी सिटी के निर्धारण हेतु, यानी ये तो कंट्री हो गई भारत, डेनमार्क, स्वीडन, और इसके जो अंदर सिटी पाई जाएंगी, जो नगर पाए जाएंगे, उनकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए अलग अलग देशों में। तो आइए जानते हैं भारत में जो नगर होंगे, भारत में जो सिटी होंगी, उनमें कितनी जनसंख्या होनी चाहिए तब उसको नगर कहा जाएगा। तो भारत में 5000 व्यक्ति होने चाहिए एक सिटी में तब उसे एक सिटी कहा जाएगा। और डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में 250 व्यक्ति होने चाहिए तब उसे नगर कहा जाएगा। और आइसलैंड में 300 व्यक्ति होने चाहिए। आइसलैंड देश में जो नगर हैं उसमें 300 व्यक्ति होने चाहिए तब उसे नगर कहा जाएगा। और
कनाडा वेनेजुएला में 1000 व्यक्ति होने चाहिए, तब उसे नगर कहा जाएगा। यानी कनाडा वेनेजुएला जो देश है उसमें जो सिटीज़ हैं उनमें 1000 व्यक्ति होंगे तभी उसको सिटी कहा जाएगा कनाडा वेनेजुएला में। और जापान में 3000 व्यक्ति पर कहा जाएगा। और यूएसए एंड थाईलैंड में 2500 व्यक्ति पर कहा जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट कर ली होगी या फिर अपने माइंड में छाप ली होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस कृषि में भूमि के एक भाग से वर्ष में अनेक फसलें प्राप्त की जाती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चलवासी कृषि, ऑप्शन नंबर 2 है व्यापारिक कृषि, ऑप्शन नंबर 3 है गहन निर्वाहक कृषि, ऑप्शन नंबर 4 है विस्तृत कृषि। तो इसका राइट आंसर है गहन निर्वाहक कृषि से वर्ष भर में अनेक फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि चावल प्रधान कृषि को कहा जाता है। ऑप्शन है सावाह कृषि, ऑप्शन नंबर 2 है गहन कृषि, ऑप्शन नंबर 3 है शुष्क कृषि, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि चावल प्रधान कृषि को कहा जाता है। चावल प्रधान कृषि को क्या कहा जाता है? तो ये जानते हैं चावल प्रधान कृषि को क्या कहा। इसका राइट आंसर है सावाह कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया, किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर है डी हेटलसी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि विकासशील राष्ट्रों के चावल उत्पादक प्रदेशों में जीवन निर्वाहक कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वृहद आकार की कृषि जोत, ऑप्शन नंबर 2 है बहुत छोटे आकार की कृषि जोत, ऑप्शन नंबर 3 है रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग, ऑप्शन नंबर 4 है कृषि में मशीनरी का उपयोग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बहुत छोटे आकार के कृषि जोत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि विस्तृत व्यापारिक अन्न कृषि विशेषता निम्न में से किस भाग की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन नंबर 2 है संयुक्त राज्य अमेरिका का वृहद मैदानी भाग, ऑप्शन नंबर 3 है मानसूनी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 है भूमध्य सागरीय भाग। तो इसका राइट आंसर है कि विस्तृत व्यापारिक अन्न कृषि विशेषता निम्नलिखित में से किस भाग की है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका का वृहद मैदानी भाग इसकी विस्तृत व्यापारिक अन्न कृषि विशेषता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्थानांतरणीय कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई? अच्छा, इसमें पूछा गया है कि स्थानांतरण कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ पर हुई, कहाँ से हुई? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर 2 है कांगो बेसिन में, ऑप्शन नंबर 3 है थाईलैंड में, ऑप्शन नंबर 4 है अमेजन बेसिन में। तो इसका राइट आंसर है कि स्थानांतरणीय कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत थाईलैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन आपका कि लदांग कृषि संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंडोनेशिया से, ऑप्शन नंबर 2 है मलेशिया से, ऑप्शन नंबर 3 है ब्राज़ील से, ऑप्शन नंबर 4 है श्रीलंका से। तो इसका राइट आंसर है कि लदांग कृषि इंडोनेशिया देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विस्तृत व्यापारिक अन्न कृषि की विशेषता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जनसंख्या के उच्च घनत्व तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों की, ऑप्शन नंबर 2 है जनसंख्या के निम्न घनत्व तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों की, ऑप्शन नंबर 3 है जनसंख्या के निम्न घनत्व तथा निम्न प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों की, ऑप्शन नंबर 4 है
जनसंख्या के उच्च घनत्व तथा निम्न प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों की। तो इसका राइट आंसर है कि जनसंख्या के निम्न घनत्व तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों की। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल। और फ्रेंड्स, वीडियो एडिट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड होती रहती हैं बीए डिग्री से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के, और वो भी हर अलग अलग सेमेस्टर वाइज की। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम में टॉपर या अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि इस चैनल पर आपको कितना अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।